ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योतिष के कुछ प्रमुख योगों के बारे में जानेंगे। क्या है हर्ष, सरल, विमल, विपरीत राजयोग और क्या है नीच भंग राजयोग। जैसा कि ज्योतिष में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से होती है, तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं क्या होते हैं ये विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोग ज्योतिष में नए हैं या आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके सामने एक सवाल होता है कि अपनी कुंडली कैसे बनाएं। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, बाकी पंचांग और पत्रा के माध्यम से भी आप अपनी कुंडली बना सकते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज, द कुंडली, द हॉरोस्कोप, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इनके माध्यम से आप अपना दिन तारीख समय डाल के कुंडली बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, जय श्री हरि विष्णु। आज के इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं क्या है विपरीत राजयोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विपरीत राजयोग को। जैसा कि नाम से लग रहा है कि विपरीत, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो कि सहज नहीं होगा। सहज का मतलब आसान नहीं होगा। विपरीत यानी कि रिवर्स सिचुएशन होगी। जो परिस्थिति होगी वो सीधे ना होके उलट होगी या उल्टी होगी या विपरीत परिस्थिति होगी, तब व्यक्ति का राजयोग जागृत होगा। आखिर होता क्या है विपरीत राजयोग में? क्या वाकई एक राजयोग है? इसको समझने से पूर्व ज्योतिष में ये कुंडली के 12 भाव हैं। ज्योतिष में जो भी शुभ अशुभ फलाफल होता है वो इन कुंडली के 12 भाव से होता है। और सदैव याद रखिएगा, जितने भी राजयोग, दुर्योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध, यह सब आप लग्न कुंडली से ही देखते हैं और चंद्र कुंडली से देखते हैं। अगर आपकी चंद्र कुंडली बली है तो फिर चंद्र कुंडली, अन्यथा लग्न कुंडली से ही इसको देखा जाता है। और जो भी रत्न उपाय या जो भी रेमेडी या उपचार किया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली को ध्यान में रख के। हाँ, ये एक अलग की बात है, अगर आपकी चंद्र कुंडली ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा आपका बलवान है, तब फिर वहाँ पे चंद्र कुंडली को भी आधार मान के फलाफल किया जाता है या उपाय किया जाता है। ज्योतिष में जो छठा भाव होता है, देखिए भाव को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग की, उसमें 3 भाव। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, रिपु का भाव। 8वां भाव यानी अष्टम भाव जो कि आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिकता का भाव, यात्रा का भाव, दुर्घटना का भाव, आकस्मिक परिवर्तन का भाव। और जो द्वादश भाव यानी कि व्यय, मोक्ष, विदेश, हानि, शय्या, बायां नेत्र, इन सब का भाव 12वां भाव होता है। यानी कि 6वें भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इन 3 भावों का प्रमुख किरदार होता है या इन्हीं 3 भावों का किरदार होता है जब हम ज्योतिष में विपरीत राजयोग की बात करते हैं, जो कि हर्ष, सरल और विमल राजयोग होते हैं। देखिए भाव को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जो भी फलाफल आपको मिलता है वो क्रमशः ग्रहों के भाव विशेष में बैठने से, राशि विशेष में बैठने से ही मिलता है। और एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में कौन सा ग्रह कितना फल देगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना बली है, किस अवस्था में है, सुप्त है, दीप्त है, कि बाल अवस्था का है, युवा अवस्था का है, उच्च का है कि नीच का है। आप षड्बल से ग्रहों के बल को देख सकते हैं, वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियों को देख सकते हैं, और एक ओवरऑल आकलन करना हो तब आप किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 ग्रह कहाँ बैठे हैं इसको देख के आप पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं, नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं मेरे लग्न में शनि बैठा है तो क्या फल होगा, मेरे में बुध और शुक्र की युति है तो क्या। अरे भैया, ऐसे नहीं फलाफल होता। तभी लोग ज्योतिषी को और ज्योतिष आचार्यों को, इन विद्या को लोग कोसते हैं। क्यों? हम एक ग्रह को देख के पूरा फलाफल कर देते हैं, और ये गलत है। क्या है विपरीत राजयोग? जब 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी, कैसे बनता है विपरीत राजयोग? जब 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी क्रमशः आपस में परस्पर परिवर्तन कर ले, या फिर अपने घर में बैठ जाएं, या फिर एक दूसरे के घर में, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, 8वें का स्वामी 6ठे या 12वें में बैठ जाए, 12वें का 6ठे या 8वें में बैठ जाए। इसी क्रम में बात आती है हर्ष योग की। 3 तरह के विपरीत योग होते हैं मुख्यतः, हर्ष, सरल और विमल। हर्ष योग कैसे बनता है? ये 6ठे भाव से मुख्य रूप से इसका संबंध है।
कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में चला जाता है या स्वयं छठे में बैठता है तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। देखिए छठा भाव किस चीज़ का है, ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता का भाव है। तो उस भाव का स्वामी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उस भाव के स्वामी की बात हो रही, यानी छठे भाव में जो राशि लिखी होगी उस राशि का राशिपति जब 8वें या 12वें में बैठेगा तब हर्ष योग बनेगा। उसी प्रकार सरल योग होता है। सरल योग ये 8वें भाव से संबंधित होता है। जब कुंडली में 8वें भाव का स्वामी छठवें या 12वें भाव में बैठता है तब सरल राजयोग बनता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे हर्ष योग, देखिए भाव के जो तत्व हैं और जिससे संबंधित भाव है कहीं ना कहीं फलाफल भी उससे जुड़ा होता है। जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में जाएगा तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति क्या काम करता है, जीवन में प्रतियोगिता के माध्यम से तरक्की पाता है, शत्रुओं से प्रतियोगिता करता है और जीतता है। 8वें भाव में बैठेगा तो अचानक से किसी प्रतियोगिता में उसको लाभ हो जाएगा। छठे का स्वामी 12वें में चला गया तो अचानक से कुछ ऐसी व्यय की स्थिति बनेगी जहां उसको व्यय करने पर भी लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम सरल योग की बात करते हैं तो जब अष्टम का स्वामी, अष्टम भाव किस चीज़ का है, अष्टम भाव आकस्मिकता का है, मृत्यु का है, कष्ट का है, बीमारी का है, रोग का है, यात्रा का है। अब इसका स्वामी छठे भाव में बैठेगा तो देखिए जिस भाव का वो स्वामी है और जिस भाव में वो जा रहा है, जब परस्पर दोनों भाव जुड़ते हैं तो उन्हीं के मिश्रण का ही फलाफल होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रहों का अंश बल में मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, तो सरल योग की जो हम बात कर रहे हैं ये अष्टम भाव से संबंधित है। इसी प्रकार अब बात आती है विमल राजयोग की। ये कुंडली के 12वें भाव से संबंधित है। जब कुंडली में छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी ग्रह 12वें घर में हो अथवा 12वें भाव के स्वामी यानी 12वें भाव का जो अधिपति है वो छठवें, 8वें में हो तब विमल राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति समाज में नाम ख्याति पाता है, समाज में अपने द्वारा किए गए दान पुण्य इनके माध्यम से जाना जाता है। देखिए 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, 12वां भाव खर्च का भी होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो मंदिरों का, तालाब का, पोखर का निर्माण करवाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने लिए करवाते हैं, समाज के लिए करवाते हैं। वो खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, लेकिन देखा जाए भाई पैसा तो खर्च ही हो रहा है, लेकिन उससे वह नाम, यश, कीर्ति भी पाते हैं। तो ये 3 थे हर्ष, सरल और विमल राजयोग। यहाँ आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये राजयोग तभी बनते हैं मुख्य रूप से जब इनका संबंध परस्पर आपस में छठवें, 8वें और 12वें भाव से हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अशुभ घर का स्वामी दूसरे अशुभ घर में स्थित हो और अच्छा परिणाम दे? तो इसका तर्क ये बताया गया प्राचीन ग्रंथों में कि ऐसा इसलिए होता है कि जब एक बुरे भाव का स्वामी दूसरे बुरे भाव में चला जाता है तब अपनी बुराई को खो देता है, यानी कि वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और कोई बुरा आदमी जब कमज़ोर हो जाएगा तो उसके अंदर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो जागृत हो जाएंगी। भाई बुराई छुप जाएगी, बुराई कमज़ोर हो जाएगी तो अच्छाई उजागर हो जाएगी। अच्छा, इनको विपरीत राजयोग क्यों कहा गया? उत्तर कालामृत और बृहद पराशर हो रहा है। देखिए BPHS में बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं कहा गया है। BPHS में बहुत ज़्यादा इन योगों के नाम से नहीं कहा गया है, उसमें कुछ और बातें बताई गई हैं। उत्तर कालामृत और मंत्रेश्वर की फलदीपिका तो इनके बारे में कहती है हर्ष, सरल और विमल राजयोग के बारे में, लेकिन महर्षि पराशर की बृहद पराशर होरा शास्त्र का यहाँ पे कुछ और ही कहना है। वह यह बताते हैं कि छठवें भाव का स्वामी 8वें में जाएगा तो क्या होगा, या 8वें का स्वामी 12वें में जाएगा तो क्या होगा। और इनको विपरीत राजयोग इसीलिए कहा जाता है क्यों इनके गुण विपरीत हो जाते हैं। अब छठा भाव कैसा भाव है? एक बुरा भाव है, दुस्थान है। देखा जाए एक दुस्थान का स्वामी दूसरे दुस्थान में जा रहा है और वो अच्छा फल दे रहा है। ऐसा क्यों? जैसा कि अभी मैंने बताया, कोई बुरा आदमी है, उसके अंदर की बुराइयां एकदम से कमज़ोर हो जाएं तो उसके अंदर जो अच्छाई होगी, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो। तो उसी प्रकार उसकी जो अच्छाई होती है वो उजागर हो जाती है, और जब अच्छाई आपकी उजागर होगी तो आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको श्रेष्ठ ही मिलेगा। इसलिए इसको विपरीत राजयोग कहा गया। यही कारण है कि छठवें, 8वें, 12वें भाव ये दुस्थान के स्वामियों से बनने वाला राजयोग विपरीत राजयोग कहलाया। जैसा कि मैंने बताया था कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में इनको इन नामों से व्याख्यात करने के बजाय उन्होंने ये बताया कि जब छठवें भाव का स्वामी छठवें में होगा तो क्या होगा। जातक अपने स्वजनों के समूह से शत्रुता रखेगा, वह दूसरों के प्रति मित्रवत रहेगा, धन जैसे मामलों में औसत दर्जे का सुख प्राप्त करेगा। छठे भाव से
हम अपने परिवार के रिश्तेदारों को भी देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उस घर का स्वामी उसी घर में बैठेगा तो परिवार के सदस्यों से मित्रता होगी, शत्रुता होगी, यानी कि अपने ही परिवार के सदस्यों से वो शत्रुता करेगा, लेकिन समाज में वो शत्रुहंता भी बनेगा। उसी प्रकार जब अष्टम भाव में चला जाएगा छठे भाव का स्वामी, तो वो धन की इच्छा रखने वाला होगा। अच्छा, हालांकि देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है, ये जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कोई निजी वक्तव्य नहीं है, आप बृहद पराशर होरा शास्त्र को देख सकते हैं, उनमें ये बातें लिखी हुई हैं। और ऐसा मंत्रेश्वर जी ने भी कहा है कि बृहद पराशर ये कहती है। छठे भाव में अगर हम देखें तो छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो जातक हमेशा पाप यानी बुरे कर्मों पे पैसा खर्च करता है, बुरे कर्मों पे पैसा खर्च करता है, विद्वान लोगों से शत्रुता रखता है और जीवों पे अत्याचार करता है। जैसा कि मैंने बताया कि BPHS यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र में हर सरल और विमल की व्याख्या इन योगों से नहीं की गई है। वहाँ सिर्फ इसको ऐसे बताया गया है कि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठेगा तो क्या होगा। उसी प्रकार जब अष्टम भाव का स्वामी 8th हाउस लॉर्ड यानी कि 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, रोग से ग्रसित रहता है और बाल्यकाल में उसे जीव जंतुओं से खतरे का भी डर रहता है। अब जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को सबसे ज़्यादा बुरा भाव कहा गया, क्योंकि भाई मृत्यु का भाव है, भाग्य का ही व्यय कर देता है। तो जब अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठेगा तो ऐसा जातक, कई बार ऐसे जातक का चरित्र कमज़ोर देखा गया है, परंतु जातक दीर्घायु होता है। वह चोर भी हो सकता है, अचानक से काम करने वाला होगा, चतुर होगा, उसके अंदर चतुराई होगी, कनिंगनेस होगी, लेकिन अच्छा जीवन जीता है, लंबी उम्र होती है। अब 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए तो जातक अपनों से शत्रुता करेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, छठे का छठे में आने पे भी और 12वें भाव का, क्योंकि खर्च का स्वामी छठे भाव में आ गया तो अब क्या काम करेगा, व्यक्ति रिश्तों को खर्च करेगा, व्यक्ति क्रोधित गुस्सैल बहुत हो सकता है, अनर्गल खर्च करेगा। और जब 12वें का स्वामी 8वें में आ जाए तो वो हमेशा अपने दुश्मनों से लाभ पाने की कोशिश करेगा। वो खर्च इसीलिए करेगा ही कि उसको लाभ मिल सके। वो किसी की मरनी करनी पे भी खर्च करेगा तो उससे वो लाभ कमा लेगा। कब? जब 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा। ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही जाती है कि अगर अष्टम का स्वामी बली है, मजबूत है और कुंडली में शनि भी मजबूत है, ध्यान रखिएगा, अष्टम का स्वामी मजबूत है और शनिदेव भी मजबूत हैं और लग्न के पास बल है यानी कि लग्नेश बली हैं, तो जातक वैसे भी दीर्घायु होता है आम परिस्थितियों में। कुछ अपवाद हैं इसके भी। देखिए जब 12वें का स्वामी 12वें में बैठेगा तो निस्संदेह जातक के खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। अपने भाव में जब कोई ग्रह बैठेगा, कोई भी ग्रह हो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जब वो अपने ही भाव में बैठेगा यानी जिस भाव का वो स्वामी है तो उस भाव को बली करेगा। अब जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो 12वें भाव को बल देगा यानी कि उससे संबंधित चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे खर्च बढ़ेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने 6वें 8वें 12वें का जो फलाफल बताया है वो इस आधार पे बताया है कि इन भावों के स्वामी जब 6वें 8वें 12वें में बैठेंगे तो क्या होगा। उन्होंने इसको विपरीत राजयोग की संज्ञा नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। महर्षि पराशर ने इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा ना देके उन्होंने ये बताया कि इन भावों के स्वामी जब इन भावों में बैठेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ऊपर से देखा जा सकता है पराशर ऋषि के अनुसार 6वें 8वें भावों के स्वामी अपने घरों में रहते हुए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए एक बुरा ग्रह, अब मान लीजिए कोई अच्छा ग्रह वो हुआ, अब देवगुरु बृहस्पति की राशि हुई तो भाई बात अलग है, शुक्र की राशि हुई 6वें 8वें में तो बात अलग है, लेकिन अब मान लीजिए मंगल की राशि हो गई, शनिदेव की राशि हो गई, तो वहाँ स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। बृहद जातक सारावली और जातक पारिजात में ऐसे योगों का यानी कि हर्ष सरल और विमल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ध्यान रख लीजिए। बृहद जातक सारावली और जातक पारिजात जैसे ग्रंथों में इन विपरीत राजयोग का इसी नाम से कोई स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट फलाफल नहीं बताया गया है। बजाय इसके उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार इन भावों के स्वामी जब आपस में परिवर्तन करते हैं या परस्पर इन भावों में बैठेंगे तो क्या फलाफल मिलेगा। अब बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। नाम से लग रहा है नीच भंग, भाई किसी ग्रह की जब नीचता भंग हो जाएगी तब वह राजयोग बनेगा। लेकिन ऐसा कैसे? मान लीजिए कोई नीच व्यक्ति है, उसका नीचत्व तो आप खत्म कर दें तो वो साधारण व्यक्ति बन जाएगा।
तो कुंडली का जो नीच ग्रह है, मान लीजिए कोई भी ग्रह, सूर्य है, सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हैं। अब सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, तो अभी वो नीच का फल दे रहे थे, अब वो नीच का फल नहीं देंगे, तो उस ग्रह का जो अपना नैसर्गिक फल होगा, जो वो अच्छा फल दे सकता होगा, तब फिर वो अच्छा फल देगा। आप इसको आम भाषा में ये कह सकते हैं कि जब नीच भंग राजयोग होता है, तो कुंडली के जो बाकी राजयोग होते हैं, या वो ग्रह जो राजयोग या वह ग्रह जो अच्छा फल दे सकता है, वह फिर वो अपना अच्छा फल देने लगता है। नीच भंग राजयोग क्या है? ये एक ऐसा योग है, और ये बनता कैसे है? जन्म पत्रिका में नीच राशिस्थ यानी कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह का राशि स्वामी, या नीच राशि का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उसका स्वामी लग्न या चंद्र कुंडली से केंद्र में आ जाए, या अपने नीच राशि वाले ग्रह को देख ले। उदाहरण से समझिए, जैसे सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पे नीच के होते हैं। अब सूर्य के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या फिर सूर्य किस राशि में नीच के हैं? तुला राशि में, तुला का स्वामी शुक्र, अब शुक्र केंद्र में बैठ जाएं, चाहे लग्न से केंद्र में हो, या चंद्र कुंडली से केंद्र में हो, या चंद्रमा से केंद्र में हो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब हम नीच भंग राजयोग की बात करते हैं, तो एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अंशों का। अक्सर लोग कहते हैं मेरी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है। अरे सूर्य नीच राशि में हैं, मानते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कितने डिग्री पे। जब सूर्य 10 डिग्री पर होंगे, तभी वह अपनी परम नीच अवस्था पे होंगे। अगर वह 10 डिग्री से ज़्यादा हैं, तब फिर वह निर्मल कहे जाएंगे। नीच, हाँ, वो ये कहा जाएगा कि नीच राशि में है। ध्यान रखिएगा, नीच राशि में होना और नीच का सूर्य होना, दोनों में अंतर है। क्योंकि जब आप बोलेंगे कि सूर्य नीच का है, तो इसका मतलब सूर्य की जो डिग्री है, जो सूर्य के अंश हैं, जो सूर्य की कला है, वह 10 डिग्री है। 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री। फल दीपिका भी यही कहती है कि जब कोई प्लैनेट नीच का होता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वह अच्छा फल देने लगता है। कैसे? वह जिस राशि में नीच का हो रहा है, यानी कि डेबिलिटेशन, जो वर्ड है डेबिलिटेशन मतलब होता है नीचता, यानी कि जिस राशि में वो नीच का हो रहा है। कोई भी ग्रह जब अपने डेबिलिटेशन साइन में बैठा होता है, यानी कि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठा होता है, तो जो उसकी नीच राशि है, उसका राशिपति यानी कि उसका लॉर्ड, किसका, जिस राशि में वो नीच का हो रहा है, वो केंद्र में हो, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, या फिर उस भाव से, जिस भाव में वो ग्रह नीच का हो रहा है, उस भाव पे उस नीच के ग्रह जहाँ वो नीच का हो रहा है, उसका स्वामी की दृष्टि पड़ जाए। यानी कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो या तो शुक्र केंद्र में बैठ जाएं, या शुक्र तुला राशि को ही देख लें जहाँ सूर्य 10 डिग्री पे बैठे हैं। नीच का ग्रह प्रभाव में प्रतिकूल माना जाता है, और ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जब उसका नीच भंग हो जाता है, तब वह अपने बुरे फल को ना दे, यानी अपने नीच फल को ना देते हुए अपने सामान्य फल को देगा। अब यहाँ पे ये देखने योग्य बात होगी कि वो ग्रह नवमांश में कहाँ जा रहा है, उसका लग्नेश से संबंध कैसा है। अब सूर्य तुला लग्न में अगर नीच के होंगे, तो भाई लग्न कौन सा है? तुला। लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र। तो सूर्य और शुक्र नैसर्गिक मित्र नहीं है। तो यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो ग्रह नीच का हो रहा है, और नीच का ही नहीं, कोई भी ग्रह, आप किसी भी ग्रह के फलाफल को देखिए, चाहे वो नीच का ग्रह हो या उच्च का ग्रह हो, ये जरूर देखिए कि उसका लग्नेश से क्या संबंध है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक चार्ट बनकर आया, जहाँ मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है और किस राशि में उच्च का होता है, और कितने डिग्री पे। सूर्य 10 डिग्री पे उच्च के होते हैं मेष में, और 10 डिग्री पे नीच। ध्यान रखिएगा, ग्रह जितने डिग्री पे उच्च का होता है, उतने ही डिग्री पे नीच का होता है। चंद्रमा 3 डिग्री पे, बृहस्पति 5 डिग्री पे, बुध 15 डिग्री पे, मंगल 28 डिग्री पे, और माफ़ कीजिएगा, मंगल 28 डिग्री पे, शुक्र 27 डिग्री पे, शनि 20 डिग्री पे। इसको डिग्री भी कहते हैं, कला भी कहते हैं। फिर से बता दूं, शुक्र 27 डिग्री पे, मंगल 28 डिग्री पे, चंद्रमा 3 डिग्री पे, सूर्य 10 डिग्री पे, शनि 20 पे, और राहु केतु के लिए क्रमशः 15-15 माना गया है, और बृहस्पति 5 डिग्री पे। उच्च राशि सूर्य की मेष, चंद्रमा की वृषभ, मंगल की मकर, बुध की कन्या, बृहस्पति की कर्क, शुक्र की मीन, शनि की तुला, राहु की मिथुन और केतु की धनु। ध्यान रखिएगा, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है,
उसी से 7वीं राशि गिनने पे जो राशि आएगी उसमें वो नीच का होता है। या आप ये कह लीजिए ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसी से जो 7वीं राशि होगी, यानी 7th साइन फ्रॉम वेयर द प्लैनेट इज बीइंग डेबिलिटेटेड विल बी द साइन ऑफ इट एक्सॉल्टेशन। यानी कि जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उससे जो ठीक 7वीं राशि होगी वो उसकी उच्च की राशि होगी। अब आपके सामने देखिए उदाहरण है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, टॉरस असेंडेंट है। यहाँ पे सूर्य 10 डिग्री पे तुला राशि में नीच के हैं और देखिए शुक्र यहाँ केंद्र में बैठे हैं। आप सब जानते हैं कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र का होता है। शुक्र यहाँ पे केंद्र में बैठे हैं और जैसा कि सूत्र कहता है ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पे नीच के हो रहे हैं और उसका स्वामी कौन बनता है? तुला राशि का स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र कहाँ बैठे हैं? केंद्र में। तो यहाँ पे नीच भंग हो गया। अब मान लीजिए अगर शुक्र यहाँ से 12वें भाव में बैठे होते तो वहाँ से भी अपनी सप्तम दृष्टि डालते तो भी नीच भंग हो जाता। बशर्ते यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर शुक्र, जब हम दृष्टि की बात करेंगे तो शुक्र पीड़ित नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ तो शुक्र केंद्र में आ गए तब नीच भंग हुआ। अगर शुक्र दृष्टि डाल रहे होते, अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे होते तो ऐसा शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण से समझते हैं। अब ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में यहाँ लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं मेष राशि में और शनिदेव नीच पे हैं, यानी उनकी परम नीच राशि में भी हैं और नीच अंश पे भी हैं, 20 डिग्री पे हैं। अब देखा जाए नीचे शुक्र बैठे हैं, नीचे शुक्र बैठे हैं। अब देखा जाए यहाँ पे सूत्र क्या कहता है, शनि उच्च के कहाँ होते हैं? तो हम सब जानते हैं शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र कौन सा ग्रह है? शुक्र वो ग्रह है जिसकी राशि में शनि उच्च के होते हैं। अब उस ग्रह ने अपनी पूर्ण दृष्टि से शनिदेव को देख लिया तो यहाँ शनिदेव का नीच भंग हो गया। खैर यहाँ पे एक सूत्र और लागू होता है कि ग्रह जिस राशि में उच्च का हो रहा है उसका उच्च राशिपति भी केंद्र में है। देखिए आपके सामने उदाहरण से स्पष्ट हो रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं 20 डिग्री पे और शनि की उच्च राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। यहाँ शुक्र ने अपनी पूर्ण दृष्टि डाल दी शनि पे। हमेशा याद रखिए जब भी हम दृष्टि और युति की बात करते हैं अक्सर लोग कहते हैं शनि और बुध की युति है। देखिए युति में हमेशा यह देखना होता है कि ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है। अब मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री पे हैं और बुध 28 डिग्री पे हैं तो इसे युति नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपकी समस्या हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हमेशा ध्यान रखिए किसी एक सूत्र को लेके आप पूरी कुंडली का फलाफल नहीं कर सकते। कुंडली का संपूर्ण फलाफल करने के लिए लग्न कुंडली, ग्रहों का षडबल, नवमांश कुंडली, यह सब देखना अति आवश्यक होता है। सिर्फ एक ग्रह कहाँ बैठा है यह देख कर बेहद सामान्य फल ही बताया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में हर्ष, सरल, विमल, विपरीत राजयोग समझ आया होगा और नीच भंग भी समझ आया होगा। हर्ष, सरल, विमल, विपरीत राजयोग कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के परिवर्तन से बनता है। वहीं नीच भंग राजयोग तब बनता है जब ग्रह अपनी परम नीच अवस्था यानी कि परम नीच अंश पे बैठा हो, परम नीच राशि में बैठा हो और उस ग्रह का नीच भंग हो जाए, यानी कि उसका स्वामी या तो केंद्र में बैठ जाए लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से, या लग्न से या चंद्र से, या फिर उसकी दृष्टि पड़ जाए उस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।